हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है ये लेक्चर नंबर 10 में आपको समझा दिया गया। समरूप मतलब क्या होता है, हर जगह जब क्षेत्र समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए सब दूरी को क्या रखते हैं, समान रखते हैं, ये कहलाएगा समरूप। और ये ऐसे ऐसे करके हो जाएगा असमरूप। मतलब जब दोनों लाइन विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं का दूरी समान हो, इसको हम लोग बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी क्या है, नजदीक है, और यहाँ दूरी क्या है, ज्यादा है, तो ये कहलाएगा असमरूप विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, ये कहलाएगा समरूप विद्युत क्षेत्र और ये कहलाएगा असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो सिलेबस में हम लोग को कौन सा विद्युत क्षेत्र में रखना है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, कैसा विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव। ये लेक्चर नंबर 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, ये देखिए बल आघूर्ण क्या है, ये 11th क्लास का है। 11th क्लास, नाम है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में इसको हम लोग बल आघूर्ण को पढ़े थे। बल आघूर्ण जैसे होता क्या है, बल के कारण घूर्ण, जैसे मान लिया जाए ये पेन हम रखे हुए हैं और ये बल के कारण घूर्ण, तो बल आघूर्ण, बल के कारण घूर्ण तो बल आघूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। तो फिर भी हल्का सा जो 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं, स्लाइटली हम समझाने का कोशिश करते हैं बल आघूर्ण होता क्या है। देखिए एक सिंपल लाइन में समझिए, जैसे कोई बड़ी रोटेट कर रहा, रोटेट मीन्स घूमना, यदि कोई वस्तु घूमता है तो समझिए उसमें बल आघूर्ण है। और कोई वस्तु नहीं घूमता है तो उस पर बल आघूर्ण नहीं है। जैसे किसी भी चीज को हम धक्का मारे तो बोलेंगे बल लगाएं, धक्का नहीं मारे तो बल नहीं लगाएं। जब धक्का नहीं मारे बल, तो बल को किसे दिखाते हैं, एफ से, एफ इक्वल टू 0। तो जब टाइम को दिखाने के लिए टी, बल को दिखाने के लिए एफ, भी वेलोसिटी को, वेग को दिखाने के लिए भी, तो बल आघूर्ण के लिए भी कुछ ना कुछ तो सिंबल होगा। उसके लिए एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टाउ। याद रखिएगा, बल आघूर्ण का सिंबल होता है टाउ। एक फैन जब स्विच ऑन नहीं करते हैं, हम समझिएगा, एक फैन है जिसका हम स्विच ऑन नहीं किए, तो बताइए उस फैन का बल आघूर्ण कितना है। 100%। जिस तरह से किसी भी वस्तु को धक्का नहीं मारे तो बल कितना है, 0। तो जब स्विच ऑन नहीं किए तो फैन घुमा नहीं, और जब घूमने की ही प्रवृत्ति को, घटना को, घूमने की घटना को बोलते हैं बल आघूर्ण। तो जब घूमेगा तो बल आघूर्ण होगा, और जब नहीं घूमेगा तो बल आघूर्ण नहीं होगा। उसी तरह से एक फैन को स्विच ऑन नहीं किए तो बल आघूर्ण 0 है, तो बल आघूर्ण को किसे दिखाते हैं, टाउ से, तो टाउ इक्वल टू 0। स्विच ऑन किए तो क्या होगा, तो पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। जब पंखा घूमना शुरू हो जाएगा तो बल आघूर्ण भी हो जाएगा उसमें। यानी कि किसी भी वस्तु में बल के कारण घूमने की प्रवृत्ति को, ऐसे बिना बल का घूमेगा ही नहीं, तो घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। याद रखिएगा, जब तक आप पीछे से लेक्चर 11, 12 ये सब नहीं पढ़िएगा, ये सब पॉइंट की जब तक द्विध्रुव होता क्या है वो नहीं जानिएगा, तो इस पर चर्चा कैसे होगा। तो अभी हम लोग बल आघूर्ण का फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे काम होगा। तो जैसे एक सिंपल आप कोई भी ढक्कन लीजिए, अब इसको हम घुमाना चाहते हैं, तो निश्चित है कि जो आदमी जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये ढक्कन, जैसे हम भाई धीरे से फोर्स लगाइए, धीरे से, देखिए ढक्कन भी धीरे धीरे घूम रहा है, तेज तेज फोर्स लगाए तो क्या हुआ, ये तेज घूमना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि फोर्स बढ़ाएंगे तो घूरने की गति बढ़ेगा, घूर्णन की प्रवृत्ति बढ़ेगा, और फोर्स घटाएंगे तो घूरने का प्रवृत्ति भी क्या होगा, घटेगा। एक बच्चा धीरे धीरे घुमाएगा, एक बड़ा क्या करेगा, तेजी से घुमा देगा। तो याद करिए लेक्चर नंबर 2 में जो जो लेक्चर हम बोलते हैं नहीं समझ में आवे तो वो लेक्चर जरूर एक बार निकाल करके, जब वीडियो देख ही रहे तो वापस जाने में क्या जाता है। लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाया गया था कूलम्ब्स लॉ में
समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जब एक का वैल्यू बढ़ाते हैं और दूसरे का भी वैल्यू बढ़ जाता है उसको बोलते हैं समानुपाती। ये नहीं क्लियर हो, वापस लेक्चर नंबर 1 में जाकर के कूलम्स लॉ में जाके देखना है जो हम बोलना चाह रहे हैं, वहां से उसको क्लियर करने के बाद इस जो हम लाइन बोल रहे हैं इसको जरूर सुनिएगा। तो जब किसी भी वस्तु को घुमाते हैं यानी बल बढ़ाते हैं तो वस्तु ज्यादा तेज घूमता है, यानी फोर्स बढ़ाएं तो घूमने की प्रवृत्ति बढ़ गया और फोर्स घटाएं तो घूमने की प्रवृत्ति घट गया। मतलब एक बढ़ाएं तो दूसरा बढ़ गया, दूसरा पहला घटाएं तो दूसरा घट गया। तो जब घटाते हैं घटता है, बढ़ाते हैं घटता है, तो उसको दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो ध्यान से देखिए यहां पर कि जो टर्म आ रहा है कि बल जब फोर्स बढ़ाएं तो टॉर्क बढ़ गया, यानी बल आघूर्ण बढ़ गया। बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, टाउ से। इसका मतलब टाउ बढ़ गया जब फोर्स बढ़ाएं। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये लिखने का तरीका है। अगर जो घट जाता तो क्या लिखते, 1/f लिखते। ये लेक्चर नंबर 1 में जाके देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग चेक करते हैं, टॉर्क में होता क्या है। जरा ध्यान से देखिए, कोई नट को यदि आप खोलने का प्रयास करते हैं और रिंच छोटा रहेगा तो खोलने में परेशानी होगा। जैसे जैसे रिंच बड़ा करिएगा आसानी से खुलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब किसी ट्रक का चक्का कोई खलासी खोलता है या लगाता है, कभी न कभी रोड के किनारे कभी आप घूमते हुए कहीं जा रहे होंगे तो वॉच किए होंगे, वो रिंच रहता है। रिंच में क्या करता है, एक पाइप लगाता है। पाइप लगा के उस रिंच का लंबाई को बढ़ा लेता है और लंबाई बढ़ने के बाद क्या होता है, आसानी से उस पर चढ़ करके और खोल लेता है वो। इसका मतलब जिस जगह पर रिंच लगा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा यानी दूरी बढ़ेगा तो घूमने की प्रवृत्ति बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि घूमने का प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, मेरा मकसद क्या होता है, मेरा मकसद है नट को घुमाना। नट को घुमाने के लिए हम फोर्स लगाएं, हाथ से फोर्स लगाएं, मेरा नट नहीं घुमा। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ और ऐसा चीज है जो टॉर्क पर डिपेंड करता है। फोर्स लगा रहे हैं फिर भी मेरा नट नहीं घूम रहा है, तो अब हम एक चीज पर और डिपेंड करेंगे, खोलना हम ही को है। अब मेरा फोर्स लिमिट है, हम उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नट नहीं घूम रहा है। फोर्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क होगा, बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण मतलब बल के कारण घूर्ण, लेकिन वो बल के कारण घूर्ण नहीं हो रहा है। तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे कि फोर्स तो मेरा फिक्स है बट लेंथ को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, लंबाई को। लंबाई को जैसे से बढ़ाएंगे घूमने की प्रवृत्ति बढ़ेगा। जब ज्यादा लंबाई होगा आसानी से हाथ से दबाएंगे क्या होगा, नट खुल जाएगा। इसका मतलब है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस को यहां दिखा रहा है, आर से ये डिपेंड करता है। तीसरा बहुत वीवीआई पॉइंट है जिस पर लोग ध्यान नहीं देता है। जैसे मान लिया जाए ये नट है, ये इसी को हमको खोलना है इस तरह से, और अगर जो इसको हम सामने धक्का मारेंगे या इधर से धक्का मारेंगे तो ये नहीं खुलेगा। इसको खोलने के लिए हमको करना क्या होगा कि इस तरह से किनारे 90 डिग्री पर फोर्स लगाना होगा। इधर से 90 मैक्सिमम टॉर्क लगाएंगे, और अगर जो ऊपर से दबाएंगे तो ये नहीं खुलेगा, या सामने से दबाएंगे तो नहीं खुलेगा। इसका मतलब है कि एक चीज पर और डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा गया कि टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। याद रखिएगा ये सब प्रयोग से आता है। तीनों के यदि हम एक साथ लिखते हैं तो यहां से हो जाएगा टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ आर साइन थीटा। ये जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट को के बोलते हैं, के का मान 1। यानी डायरेक्ट यहां पर आप याद रखिएगा आज से फॉर्मूला, टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा। इसके बारे में यदि आपको लगता है डिटेल जानना है तो आप 11th क्लास में रोटेशनल मोशन का चैप्टर निकाल के इसको देख सकते हैं, उसमें डिटेल डेरिवेशन है। अब अभी आप चाहिएगा कि इसको हम डिटेल डिफाइन करें कि होता क्या है, तो फिर इस टॉपिक से हम भटक जाएंगे। स्लाइटली आपको हम समझा दिए, फोर्स बढ़ाएंगे तो घूमने की प्रवृत्ति बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो घूमने की प्रवृत्ति बढ़ेगा। साइन थीटा में साइन 0 का मान 0 मतलब नहीं घूमेगा, जैसे साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है यानी मैक्सिमम घूमेगा, और उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है टॉर्क यानी बल आघूर्ण बराबर होता है एफ आर साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर जो याद करिए तो इसको हम लोग लिखते थे ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी यहां से अगर जो मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ ये इस तरह से था।
तो यहां से उलट करके लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी। बस इसी चीज को हम यहां यूज कर रहे हैं, टाउ इक्वल टू एरो लगा देंगे तो हो जाएगा आर क्रॉस एफ। ये होता कैसे है ये चर्चा करेंगे। ये 11th क्लास में आपको हल्का सा बता दिया गया था कि टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। अब आपके दिमाग में जाएगा कि सर टॉर्क तो आप निकाल दिए, लेकिन ये टॉर्क में फोर्स और डिस्टेंस और हमको चाहिए क्या, डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। यहां पर कहीं भी कोई विद्युत द्विध्रुव का टर्म नहीं है, तो हम चाहते हैं टॉर्क ही निकाले, लेकिन दूरी और फोर्स के रूप में नहीं, डाइपोल के रूप में। तो डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में। उसके लिए हम पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद ये डेरिवेशन को हम पूरा करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को बोला गया है, फार्मूला को किनारे लिख लेते हैं, जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ये 11th क्लास में बताया गया था, टाउ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र में हर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर बराबर दूरी पर। इसमें एक डाइपोल है, एक है, ये ले लिए प्लस क्यू और ये ले लिए माइनस क्यू। ये पॉइंट को मान लिए ए, इस पॉइंट को मान लिए बी। डाइपोल का डायरेक्शन याद रखिएगा, ऋण से धन की ओर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव। डिनोट किससे करते थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से। दोनों के बीच के डिस्टेंस को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बीच का डिस्टेंस था 2L। अब आपको चर्चा किए थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को तीव्रता को दिखाते हैं इसे, इसकी क्षमता को। तो इसमें एक विद्युत द्विध्रुव, एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव है। देखिए विद्युत ध्रुव है, बराबर बराबर दूरी है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र है। अब टॉर्क कैसे लगता है, तो ध्यान से देखिए। अगर ये विद्युत बल रेखाएं हैं, तो विद्युत बल रेखाएं का प्रॉपर्टी याद करिए लेक्चर नंबर 10 में। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है। मान लेते हैं इधर कोई धन आवेश होगा जिससे ये विद्युत बल रेखा निकला, तो एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा है, प्लस चार्ज पर उसी दिशा में बल लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको विपरीत दिशा में। याद रखने का तरीका, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा है प्लस रहेगा तो उसी दिशा में लगेगा फोर्स, और माइनस पर विपरीत दिशा में। वो होता कैसे वो भी समझाते हैं। देखिए प्लस और प्लस में क्या होता है, विकर्षण। विकर्षण मींस ठेलना। तो ये प्लस क्या करेगा, उसको उस डायरेक्शन में ठेलेगा, और इसको दिखाते हैं किससे, एफ से। एफ, और इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा। प्लस क्या करेगा, माइनस को इस डायरेक्शन में खींचेगा, और वेक्टर में ऊपर लगा दिए तो माइनस नेगेटिव चार्ज। समझिएगा फिर से यहां से एक बार। लेक्चर नंबर 10 में आपको पढ़ा दिया गया था विद्युत बल रेखाएं के गुण। उसमें प्रॉपर्टीज नंबर 1 था, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है। मान लेते हैं एक लाइन धन आवेश है जिसे एक विद्युत बल रेखा निकला। इसके समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसकी द्विध्रुव की लंबाई 2L है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश है। प्लस प्लस में विकर्षण हुआ, ये उसको उस डायरेक्शन में ठेल दिया। अब प्लस माइनस में अट्रैक्शन हुआ, इस डायरेक्शन में खींच लिया। सबसे पहले फिगर है, बल आघूर्ण कैसे लगेगा, तो चर्चा किए थे बल के कारण घूर्ण, बल आघूर्ण। तो देखिए बल के कारण घूर्ण कैसे, इस दिशा में बल लगा, इस दिशा में, और इस दिशा में, इसमें लगा बल इस दिशा में। तो अगर इसी पेन को हम उस दिशा में ठेलें और इस दिशा में खींचे तो क्या होगा, ये घूमेगा, और जहां घूम गया
तो घूमने के प्रवृत्ति को बोलते हैं बल आघूर्ण। इसको उस डायरेक्शन में बल लगाया, इसको इस दिशा में बल लगाया, इसको ऐसे करके खींचे तो क्या हुआ, ये बल लग गया। बल के कारण देखिए पेन, मेरा मार्कर पेन ही घूम रहा है कि नहीं, तो बल के कारण घूर्णन, बल आघूर्ण। अब थ्योरी कैसे लिखा जाता है, जिसका न्यूमेरिकल्स ठीक रहेगा थ्योरी अपने आप हो जाएगा। देखिए किस तरह से हो सकता है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q तथा +q आवेश है। ए बी हो गया, उसके बाद हो जाएगा 2l विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है p। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। -q +q हो गया, 2l हो गया, p हो गया। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। थीटा कोण पर स्थित है। और f क्या है, E क्या है, सबसे पहले E के बारे में बताते हैं। E समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत द्विध्रुव स्थित है। F क्या है, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर कार्यरत विद्युत बल का परिमाण है। थीटा क्या है, देखिए एफ भी बता दिए, केवल दिशा विपरीत है इसलिए परिमाण ले लिए, दोनों का वैल्यू समान होगा। अब यहां से थीटा क्या है, तो ई के बारे में बता दिए, ई तथा पी के बीच का कोण है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। ये लिखने का तरीका है, एग्जाम में जब भी पूछे आपको इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए,
फिगर में जो जो कैलकुलेशन है माना क्या है, तो एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q तथा +q आवेश है। 2l क्या है, तो 2l क्या है, दोनों के बीच की द्विध्रुव की लंबाई है। p क्या है, तो ऋण से धन दिशा में है जिसका देख विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थित है। F क्या है, तो विद्युत ध्रुव के आवेशों पर विद्युत ध्रुव के आवेश -q और +q पर कार्यरत विद्युत बल का परिमाण है। थीटा क्या है, तो ध्यान से देखिए, थीटा ये हो गया E और ये हो गया P, दोनों के बीच का एंगल है। यहां तक तो हम लोग क्या करेंगे, ये लैंग्वेज लिख लेंगे जो जो हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है। तो अब यहां पर लिखेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण, अब जब बल लग रहा दिशा विपरीत है तो एक इसको बोलते हैं बल युग्म का निर्माण करता है। तो बल युग्म का निर्माण करता है, तो इसके कारण जब एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है तो इसको बोलते हैं बल युग्म। तो बल युग्म के कारण एक बल आघूर्ण खुद ब खुद कार्य करेगा। तो इसके बाद क्या लिखेंगे देखिएगा, चूंकि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण टाउ बराबर हो जाएगा, बल आघूर्ण होता है टाउ, किसी एक बल का परिमाण गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, चूंकि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म क्या बताए थे कि एक इस दिशा में बल लगे और एक इस दिशा में विपरीत दिशा में, और दोनों बल का परिमाण समान हो। याद रखिएगा, दोनों बल का परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो तो उसको बोलते हैं बल युग्म। बल युग्म हमेशा क्या करता है, वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। और जब कोई भी वस्तु घूमेगा, बल युग्म करता है द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। कोई भी वस्तु घूमेगा
तो घूमने को ही बोले थे बल के कारण घूर्णन, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होगा। अब बल आघूर्ण होगा तो उसको परिमाण कितना होगा, अतः विद्युत दूरी पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण। तो टॉ बराबर हो जाएगा किसी एक बल का परिमाण गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब जरा ध्यान से देखिए, किसी एक बल का परिमाण, तो यहां से एक बल का परिमाण को हम मान लेते हैं एफ, और लंबवत दूरी कौन हो जाएगा। तो अब देखिए लंबवत दूरी हमको नहीं पता, दूरी पता है 2l लेकिन लंबवत नहीं पता है, इसलिए हम लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, ये डॉट 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 आगे बढ़ाते हैं और ये यहां से ऐसे करके लाते हैं। इसके पीछे कारण जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस एफ बल है, ध्यान से देखिए, ये यहां से देखिए से 90 डिग्री पर है, मतलब लंबवत है ये दूरी, और ये एफ भी जो है इससे भी ये देखिए 90 डिग्री पर है। एकदम ध्यान से देखिए यहीं पर लंबवत दूरी कैसे हुआ से, इससे भी ये 90 डिग्री पर दूरी है और इससे भी ये 90 डिग्री पर दूरी है, मतलब दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। तो अगर जो इसको हम निकालना चाहते हैं कैलकुलेशन के द्वारा, तो आप ट्रायंगल की बात रफ कर लेते हैं यहां पर। समकोण त्रिभुज ए, इसको मान लेते हैं सी, ए सी बी। तो ए सी बी में क्या हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। थीटा के सामने पी कौन है, तो बी सी है, और एच कौन है, फिर से ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या था, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया यहां से हम बी सी, और कर्ण हो गया 2l। तो अगर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा सबसे पहले बी सी। अब यहां से देखिए, हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 11 में, E इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। अब आप कहिएगा सर E इक्वल टू एफ बाई क्यू का आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि हम फोर्स को लाना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दिया हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के रूप में। तो अगर जो यहां से हम मल्टीप्लाई करें तो यहां से हो जाएगा मेरा F इक्वल टू क्यू ई। इसी दोनों फार्मूला को हम यहां रखने का कोशिश करते हैं। तो अगला स्टेप में टॉ इक्वल टू क्यू ई क्रॉस बी सी, चूंकि F इक्वल टू होता है क्यू ई। इसके अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग। अब लिखेंगे या टॉ बराबर क्यू ई क्रॉस बी सी का मान कितना, 2l साइन थीटा, ब्रैकेट में समकोण त्रिभुज ए सी बी से बी सी बराबर 2l साइन थीटा, ब्रैकेट में लिख दिए। चुकी या टॉ बराबर लिख सकते हैं Q इंटू 2l, Q और ये 2l E साइन थीटा। अभी कुछ बच्चे के दिमाग में जा रहा होगा कि सर आप तो बताए थे टॉ इक्वल टू होता है एफ आर साइन थीटा। तो अगर जो आप ध्यान से देखिए, हम एक रफ में समझा दे रहे हैं यहां से कि अगर यहां से ये है एफ, ये टॉ इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये एफ इक्वल टू टॉ इक्वल टू एफ इंटू बी सी, और बी सी का मान कितना है 2l साइन थीटा। तो अगर इसको हम डायरेक्ट दिखाएं यहां से, तो फोर्स इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, एफ के जगह पर एफ है और ये आर के जगह पर कितना है बीच का दूरी 2l, और साइन थीटा का साइन थीटा। तो ये मत सोचिएगा कि हम अपने फार्मूला से भटके हैं, फिर से एक बार समझिए। 11th क्लास में पढ़े हैं टॉ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा,
और एफ आर साइन थीटा, और यहां निकला एफ इंटू लंबवत दूरी कितना बीसी, तो बीसी का मान कितना है 2l साइन थीटा, तो 2l हो गया आर की जगह पर साइन थीटा। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा कि ये कहां से आ गया, फॉर्मूला वहां कुछ और था यहां कुछ और हो गया। अब परंतु Q इंटू 2l होता है P, P क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा। याद रखिएगा बहुत वीवीआई फॉर्मूला है, ये किस रूप में है अदिश रूप में। यदि आपको ये सदिश रूप में पूछ दे तो हो जाएगा यहां से टाउ इक्वल टू, टाउ के ऊपर एरो लगा देंगे, P क्रॉस E। दोनों फार्मूला को ध्यान से देख लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर मिलता है, कभी लिखा रहेगा E क्रॉस P और कहीं लिखा रहेगा P क्रॉस E। तो याद रखिएगा अगर जो कहीं भी मिलेगा टाउ इक्वल टू E क्रॉस P तो ये रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा E क्रॉस P जहां मिल गया तो ये रॉन्ग, किसी भी स्थिति में होगा P क्रॉस E, वो डायरेक्शन का चक्कर है, वेक्टर जो पढ़िएगा उन्हीं को क्लियर होगा। तो फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, किनारे लिख लेते हैं फॉर्मूला को, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इस रूप में फॉर्मूला आ गया हम लोग का स्केलर फॉर्म में। अब यहां से इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है ये हम लोग को पढ़ा जा सकता है कि कंडीशन आखिर कौन ऐसा है, थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा। तो ये कंडीशन को हम लोग समझते हैं कि कब कैसे हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वेन जब विशेष स्थितियां, एक नंबर जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या होगा जरा यहां ध्यान से देखिए, ये है ई का दिशा और ये है पी का दिशा, बीच का एंगल है थीटा। अब ये मेरा एंगल है, बीच का एंगल है थीटा। अब थीटा का 0 डिग्री इसका मतलब क्या हो गया, ये धीरे 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 क्या हुआ 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, किसका पी का और ई का। देखिए यही पी घटते 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 सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब यहां लिख सकते हैं ई तथा पी का दिशा क्या हो समान हो। तो क्या हो सकता है ई तथा पी का दिशा समान रहेगा तो क्या हो सकता है, तो देखिए यहां से क्या हो सकता है, तब टाउ बराबर पी ई साइन 0 डिग्री या टाउ बराबर पी ई साइन 0 का मान 0 चूंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 या टाउ बराबर 0। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग का टॉर्क इस स्थिति में 0 होगा। आप इसको समझते हैं हम लोग फिजिकली कि 0 का मतलब क्या हुआ। मान लिया जाए यहां से इसको धक्का मारे, ये धीरे धीरे यहां चला गया, अब ये यहां आ गया, अभी इसको बाद अब यहां खींच रहे हैं इधर, ये खींच रहे हैं इधर, तो ये ताकत बढ़ेगा तो ये पेन इधर चल जाएगा और ये ताकत बढ़ेगा तो इधर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ताकत सेम है, मतलब ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, रेस्ट में रहेगा और घूमेगा भी नहीं, ये रेस्ट में है। रेस्ट मतलब नहीं घूमना, तो जब नहीं घूमता है तो बोलते हैं बल आघूर्ण, क्या घूमता है तो बल आघूर्ण है और नहीं घूमता है तो बल आघूर्ण नहीं है। उसके बाद सेकंड में ये हो गया। सेकंड में देखिए 2 नंबर में जब थीटा हो जाओ 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या हो सकता है, ये
धीरे 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 देखिए, जब P ऐसे हो जाएगा तो P हो जाएगा 90 डिग्री। और जब P ऐसे बढ़ते 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 चर्चा कर लिए हैं, जब उल्टा दिशा में हो जाएगा, देखिए ये 90 है, बढ़ते बढ़ते 90 से बढ़ते कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 मतलब विपरीत दिशा, मतलब समान की जगह क्या लिख सकते हैं, विपरीत हो, विपरीत हो। तो जब विपरीत दिशा होगा तो क्या हो सकता है, तो विपरीत दिशा में हम लोग का ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो मान लिया जाए ये पूरा उठ करके वहां चला गया, ये इधर चला गया, इसका मतलब हो गया, इसी फिगर को बना रहे हैं, ये प्लस चार्ज है जिससे विद्युत बल रेखा निकला, ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। देखिए तब ना होगा, ये माइनस से प्लस किसका दिशा हो गया, पी का दिशा। पी का दिशा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। अभी क्या करेगा, प्लस को धक्का मारेगा, लीजिए ये सामने यही है, इस तरह से है, ये प्लस को धक्का मारा, माइनस को प्लस क्या कर रहा है, माइनस को प्लस क्या करेगा, खींचेगा। तो ये इधर खींच रहा है, ये उधर ठेल रहा है, तो इस तरह से भी करेंगे तो क्या होगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, मतलब बड़ी नहीं घूमेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। दो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर केस 3 में क्या होगा, 90 डिग्री, मतलब ई जो है वो लंबवत है किससे, पी से। मतलब इसी चीज के बारे में हम समझा रहे हैं कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस है, और ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। ये 90 डिग्री है पी का दिशा। तो जब ये माइनस को क्या करेगा, खींचेगा, और प्लस को क्या करेगा, ठेलेगा। तो जैसे ही ये पक्का इस तरह से रहेगा, खींचेगा तो बहुत तेजी से ये घूमेगा। मतलब इस स्थिति में बोल सकते हैं हम लोग, वन होता है, वन किसका मान होता है, महत्तम। तो याद रखिएगा, यहां से जब मैक्सिमम वैल्यू है तो हम यहीं पर लगा देंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क के साथ घूमेगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू होता है पीई। जनरली आपको न्यूमेरिकल्स, जिसका अलग से हम लेक्चर बनाना शुरू करेंगे, देख लेते हैं लॉकडाउन का स्थिति क्या है, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं मई के लास्ट तक। तो यहां से टॉर्क मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम फार्मूला है पीई। तो कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए टॉर्क निकालिए, उसमें पी दे देगा, तो बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो स्टूडेंट जिसको फॉर्मूला याद है वो पी का वैल्यू खोजेगा, ई का खोजेगा और साइन थीटा का खोजेगा। लेकिन लैंग्वेज में जब जानबूझ के लिख देगा महत्तम टॉर्क निकालिए, तो आपको थीटा नहीं देगा, सिर्फ पी और ई देगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि पी भी खोजता है, ई भी खोजता है और थीटा भी खोजता है। थीटा क्यों देगा, थीटा तो 90 डिग्री है, जैसे ही बोल दिया महत्तम, तो महत्तम मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल्स चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज का टॉपिक में इतना ही। विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड टोटल टॉपिक समाप्त हो गया, इंटरमीडिएट लेवल का, कंपटीशन लेवल का नहीं। इसमें बहुत सा होता है आगे जाके थ्योरी, कोऑर्डिनेट लेवल का ये सब, लेकिन इंटर में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कंपटीटिव लेवल का चर्चा कर लेंगे, कोऑर्डिनेट लेवल का। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बदल जाएगा, टॉपिक शुरू होगा गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉस लॉ। लेक्चर नंबर 15 में हम लोग चर्चा करेंगे गॉस लॉ का। आज कितना ही।